पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज टीएमसी ने एक अहम बैठक बुलाई है। इलेक्शन कमेटी की यह बैठक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर होगी। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि पहले चरण के लिए किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। दोपहर 12 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में टीएमसी के 12 बड़े नेता होंगे शामिल। इस बैठक में पहले चरण के चुनाव में बूथ स्तर पर पार्टी की रणनीति भी तय की जाएगी। इसके अलावा पार्टी का कौन सा नेता कहां से चुनावी प्रचार की कमान संभालेगा, इसको लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा के चुनाव 8 चरणों में होने हैं। पहले चरण के लिए 27 मार्च को 30 सीटों पर वोटिंग है। बंगाल में सियासी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार दमदम से डरा देने वाली खबर सामने आई। यहां बीजेपी के कार्यकर्ता के घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा परिवार डरा और सहमा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान हमलावरों ने एक 70 साल की महिला की बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि घर का एक सदस्य बीजेपी कार्यकर्ता है। सियासी हिंसा से जुड़ी इस खबर ने एक बार फिर बंगाल की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। আমি কথা বলতে পারি না, আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে। बंगाल में सियासी रंजिश की खौफनाक तस्वीरें। आधी रात के बाद बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार पर हमला। 70 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर वारदात अंजाम देने का आरोप। फिर सवालों में बंगाल की कानून व्यवस्था। उत्तर 24 परगना के दमदम से आई ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि 70 साल की इस महिला के साथ जिस बर्बरता से पेश आया गया है उसे ना तो शब्दों में बयां किया जा सकता है और ना ही स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा सकते हैं। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस महिला को इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि इसका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता है। खुद सुनिए इस महिला की जुबानी, जिसके परिवार पर आधी रात के बाद हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोला। আমি কথা বলতে পারি না, আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে, ছেলেকে মেরেছে। আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। इस वारदात को बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार के घर अंजाम दिया गया। परिवार का दावा है कि हथियारबंद बदमाशों ने न सिर्फ बुजुर्ग महिला की पिटाई की बल्कि उसके बेटे के साथ भी बुरी तरह से मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने रात करीब 1:30 बजे का वक्त चुना। आरोप है कि इस हमले के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गोपाल मजूमदार के घर पर तोड़फोड़ भी की। फिलहाल इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि टीएमसी हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी के आरोपों को गलत बता रही है। पार्टी का दावा है कि ये हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपसी लड़ाई का हिस्सा है। অন্যটাই মিথ্যে কথা। এই ধরনের ঘটনা সারা উত্তরবঙ্গে কোথাও হয়নি। আপনারা জানেন যে 2019 সালে নির্বাচনে জেতার পরে 6 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল কুণ্ডুকে তার বাড়ির সামনে তাকে খুন করে। তারা এই 6 নম্বর ওয়ার্ডকে যেহেতু বর্ডার সংলগ্ন ওয়ার্ড, বাইরে থেকে দুষ্কৃতী এনে ওই জায়গাটাকে দখল করার চেষ্টা করছে। वहीं बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की ये तस्वीरें टीएमसी की बौखलाहट का नतीजा है क्योंकि बंगाल में बीजेपी के बढ़ते कद ने मौजूदा सीएम ममता बनर्जी की नींद उड़ा रखी है। सुनते पाई আমার কর্মী গোপাল মজুমদারকে এখানকার তৃণমূলী দুষ্কৃতীর দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ওর ঘরে ঢুকে দরজা ভেঙে ওর উপরে চড়াও হয়
এবং রক্তপাত করে দেয় মেরে, এবং তার মায়ের উপরে চড়াও হয়। এখানকার দুষ্কৃতীর নাম করেই বলছি, কমল সাহা বলে একজন রয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় ত্রাস ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে এবং তার নেতৃত্বে এই ঘটনাটা ঘটেছে এবং তার তীব্র আমরা নিন্দা করি এবং এই নিন্দা এবং এই আক্রমণের বিরোধিতা করে আমরা আগামী দিনে তার তীব্র বিরোধিতা করে আন্দোলনের পথে নামব। बंगाल के दमदम में 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ पिटाई का यह मामला सियासत के गलियारों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक भी पहुंच गया है। अभिनेता मनोज जोशी ने बंगाल में बुजुर्ग महिला की पिटाई के मामले को बेहद शर्मनाक करार दिया है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि बंगाल में सियासत का स्तर बुरी तरह गिर गया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 70 साल की बुजुर्ग महिला की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का समर्थक है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। पश्चिम बंगाल में राजनीति का स्तर बुरी तरह गिर गया है। उधर आंध्र प्रदेश बीजेपी के नेता रमेश नायडू ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस मामले की कड़ी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने इस बेहद गंभीर मामले को टूलकिट मामले की आरोपी दिशा रवि से भी जोड़ दिया और विरोधियों को अपने निशाने पर ले लिया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 70 साल की बुजुर्ग महिला को इसलिए पीटा क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का सपोर्टर है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। जिन लोगों ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर आवाज उठाई, आज उनका मुंह सिल गया है। बंगाल में बीजेपी के लिए चुनावी कैंपेन कर रहे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो टीएमसी का नया नामकरण ही कर दिया है। बुआ वर्सेस बेटी, इस लड़ाई में मामा कितना बदलाव ला पाएंगे? देखिए, ये कोई केवल भुआ बेटी की लड़ाई नहीं है, ये तो पश्चिम बंगाल को बचाने की लड़ाई है। तबाह कर दिया, पहले कम्युनिस्टों ने किया, बाद में ममता दीदी ने किया, टीएमसी ने किया। टीएमसी का नाम ही हो गया है तोड़ो मारो काटो। शिवराज सिंह चौहान ने ममता सरकार की नीतियों पर भी करारा वार किया। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार के कार्यकाल में उन योजनाओं की लगातार अनदेखी की गई जिनके जरिए एक बड़े तबके को फायदा पहुंचाया जा सकता था। सरकारी योजनाओं का पैसा टीएमसी वाले खा जाते हैं। ये चुनाव कटमनी को कट करने का चुनाव है, तोलाबाजी टैक्स खत्म करने का चुनाव है, हिंसा से उबारने का चुनाव है पश्चिम बंगाल को। टीएमसी के हाल तो ये है कि गरीबों का राशन खा जाएं, ये तूफान में आपदा राहत के लिए तिरपाल आए तो तिरपाल खा जाएं, ये चिटफंड मनी के नाम पे जनता का पैसा खा जाएं, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों तक पहुंचने ना दें, ये आयुष्मान भारत योजना यहां लागू गरीबों के लिए होने ना दें। ममता दीदी 5 लाख रुपए तक का गरीबों का इलाज अगर हो जाता प्रधानमंत्री जी की योजना से तो आपका क्या बिगड़ जाता। किसानों को 6,000 रुपए मिल जाते, आपका क्या बिगड़ जाता। ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक के बाद एक उनके ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार में 5,000 गांवों में हिंदुओं का नामो निशान मिट गया क्योंकि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीएमसी के कार्यकाल में बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, वो भी इसलिए क्योंकि वो टीएमसी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगाया कि श्री राम के नारों और सरस्वती पूजा से परहेज करने वाली ममता बंगाल को बांटने का काम कर रही हैं। आपको तो परहेज है जय श्री राम के नारों से भी। राम भारत के अस्तित्व आराध्य और प्राण है। आपको परहेज है सरस्वती पूजा से। आपने बंगाल को बांट दिया हिंदू और मुस्लिम में। 5,000 से ज्यादा गांव ऐसे हो गए जहां हिंदुओं का नामो निशान नहीं है और आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक बार अंग्रेजों ने बांटा था, दूसरी बार आपने बांटने की कोशिश की, लेकिन बंगाल की जनता इसको सफल नहीं होने देगी। ममता बनर्जी के कुछ बोल भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज जी। उनका कहना है कि जो गुंडे हैं जो वो बंगाल में शासन नहीं कर सकते हैं, गुजरात बंगाल नहीं चलाएगा। अब गुंडा गर्दी कौन कर रहा है ये सारा देश जानता है। 300 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बलिदान हुए। ममता दीदी 300 कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए केवल इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे।
केवल इसलिए कि वो टीएमसी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे, केवल इसलिए कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। दरअसल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि बंगाल चुनाव में हिंसा को लेकर बेहद सख्ती बरती जा रही है। प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक बंगाल में अर्धसैनिक बल की कुल 125 कंपनियां तैनात होंगी, जिनमें बंगाल के अलग अलग जिलों में अर्धसैनिक बल के कुल 11,000 जवान तैनात किए जाएंगे। चुनावों में किसी तरह की गड़बड़ी और हिंसा से बचने के लिए सीआरपीएफ की 60 कंपनियां, बीएसएफ की 25 कंपनियां, एसएसबी की 20 कंपनियां, सीआईएसएफ की 5 कंपनियां और आईटीबीपी की भी 5 कंपनियां बंगाल के सियासी अखाड़े में मोर्चा संभालेंगी। इतनी भारी भरकम फोर्स के बीच बंगाल में चुनाव होने का मतलब यही है कि बंगाल में चुनाव के दौरान भी हिंसा की आग भड़क सकती है। ये एक बड़ी वजह है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर बंगाल के उन तमाम जिलों में बड़ी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है जहां हिंसा होने की सबसे ज्यादा संभावना है। फिलहाल चुनावों से पहले जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, और वो है कि बंगाल में गुंडा तंत्र इस कदर हावी हो चुका है कि पुलिस प्रशासन भी इस तंत्र के आगे बेबस है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के विरोध में एक बार फिर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर सख्ती बरती, लेकिन इसके बावजूद कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। यंगॉन से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस के गोलों का सामना करते हुए भी अपना विरोध जारी रखा। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से थोड़ी देर के लिए वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने पानी से अपने चेहरे धोए और एक बार फिर सैन्य शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी पानी की बौछार से बचने के लिए छाता लिए भी दिखाई दिए। देश के कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसमें सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी उम्र 60 साल है, उनके साथ साथ 45 से 59 साल तक के उन लोगों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को भी इसके बारे में जानकारी दी थी। अब बताया गया है कि कोरोना टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। कोरोना टीके के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि सरकारी हॉस्पिटल में ये फ्री और प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपये में ये टीका लगाया जाएगा। कोरोना टीके की 2 खुराक लेनी होती है, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना टीका लगवाने पर 500 रुपये खर्च करने होंगे। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बदमाश ने लूटपाट का विरोध करने पर एक महिला को चाकू मार दिया। उस महिला की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि जब वो महिला अपने 2 साल के बच्चे को गोद में लिए घर लौट रही थी, तभी पीछे से एक बदमाश उसके पास पहुंचा और उसने उसके गले से चेन छीननी चाहिए। जब उस महिला ने उसका विरोध किया तो उसने चाकू निकालकर उस पर वार कर दिया। हालांकि शोर सुनकर एक आदमी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया, लेकिन तब तक वो बदमाश फरार हो चुका था। बाद में उस महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद महिला के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने तमिलनाडु दौरे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर हमला बोला। तमिलनाडु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। भोपाल में अवैध तरीके से बनाई गई एक 3 मंजिला इमारत को प्रशासन की टीम ने विस्फोटक की मदद से गिरा दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस नेता की महिला अधिकारी से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में कांग्रेस नेता महिला अधिकारी को धमकी देते सुनाई दिए। सरकार ये बीजेपी की कब तक रहेगी, जिंदगी बनी रहेगी, नौकरी बची है 10-20 साल की, वोट के लिए आएंगे कहीं से भी हम। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क को इस बार सिर्फ 2 महीने ही बंद रखने के बाद आवाजाही के लिए खोल दिया गया। भारी बर्फबारी की वजह से हर साल श्रीनगर लेह हाईवे को मार्च के आखिर में या अप्रैल में खोला जाता था।
लेकिन सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ की मेहनत ने लोगों की राह आसान कर दी। बीआरओ के जवान भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड की परवाह न करते हुए पिछले 2 महीनों से लगातार इस काम में जुटे रहे। बर्फ हटाने वाली मशीनों के जरिए उन्होंने इस बेहद मुश्किल काम को भी आसान कर दिया। भीषण बर्फबारी की वजह से हर साल इस हाईवे को 4 या 5 महीनों के लिए बंद करना पड़ता था। First time that we are going to open Zojila so early, if possible in the month of February only. इस हाईवे के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। उम्मीद जताई गई कि श्रीनगर लेह हाईवे खुल जाने से लद्दाख पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद राज्य में 31 मार्च तक लॉकडाउन लागू रहेगा। जिला प्रशासन को कोरोना नियमों के पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें लोगों से मास्क लगाने, हाथ साफ करने और एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखने की अपील की जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने बताया कि डॉक्टरों की टीम से राय लेने के बाद लॉकडाउन को 1 महीने बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर भी रोक लगी रहेगी, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से जिन चीजों को छूट दी गई है वो राज्य में भी लागू रहेंगी और साथ ही कंटेनमेंट जोन पर भी नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने ट्रेन, मेट्रो, शिक्षण संस्थान, होटल, इन तमाम चीजों को पहले की तरह खुला रखा है, लेकिन वहां भी कोरोना नियमों के सख्त पालन का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गत्ते की 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग जाने की वजह से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। आशंका जताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसने देखते ही देखते 2 फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि आसपास दहशत फैल गई। कुछ ही देर में उसने दोनों फैक्ट्रियों को जलाकर राख कर दिया। हालांकि हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन चूंकि गत्ते की फैक्ट्री का आग है और पैकिंग मटेरियल इसमें काफी जला हुआ है। दमकल कर्मचारियों ने आग को दूसरी इमारतों में फैलने से बचा लिया। बताया गया कि आग लगते ही उन फैक्ट्रियों में काम कर रहे सभी लोग तुरंत बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ छात्राएं छेड़खानी के आरोप में एक लड़के को सबक सिखाती हुई दिखाई दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ, जिसमें दिखा कि छेड़खानी के आरोपी को कुछ छात्राओं ने घेर लिया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो भाग ना सके। इसके बाद उन्होंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो वो उसे लेकर पुलिस थाने जाने लगी। पुलिस स्टेशन चलोगे। हालांकि कुछ छात्राओं ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। खबर है कि जब आरोपी ने सबके सामने उनसे माफी मांगी, तब जाकर ये हंगामा शांत हो सका। महाराष्ट्र में कोरोना मरीज बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चिंता जताई और लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। साथ ही सावधानी नहीं बरतने पर लॉकडाउन लगाने की चेतावनी भी दी। राज्य भर में क्या वापस लॉकडाउन होगा? हमारी तो इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी, ये जो शब्द है बड़ा विचित्र है। उत्तर प्रदेश के महोबा में अवैध तरीके से बनाई जा रही एक इमारत की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार के मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मकान मालिक की तलाश तेज कर दी। सिविल कोर्ट में भी कुछ केस उसका चल रहा था, तो इसीलिए शायद छुप छुपा के वो कंस्ट्रक्शन किए जाने की जो है कोशिश थी, इसीलिए इस तरह की घटना जो है हुई है। कोरोना वायरस की वजह से पिछले कई महीनों से बंद उत्तर प्रदेश के स्कूल आज से खुल जाएंगे। 5वीं तक के स्कूल खुलने से पहले प्रशासन ने सभी नियमों का सख्ती से पालन करवाने का दावा किया। साथ ही स्कूलों को सैनिटाइज भी करवाया गया। पुणे के एक संस्थान में एक लड़के ने 33 साल की महिला को 4थी मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। बताया गया कि पीड़ित महिला और आरोपी लड़की दोनों ही दिमागी रूप से कमजोर थे। हालांकि पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक मकान में खाना बनाते वक्त सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लग गई। ये आग इतनी भयंकर थी कि उसके आसपास के मकानों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। देखते ही देखते वो मकान आग के गोले में बदल गए, जिससे कुछ देर के लिए आसमान धुएं से भर गया।
आग लगने से मची अफरा तफरी के बीच लोगों की भीड़ भी वहां जुट गई। इसके बाद कुछ लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की तो कई लोग मकानों के अंदर रखी चीजें बाहर निकालते दिखे। कुछ देर बाद वहां पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक काफी सामान जल चुका था। और अब बात भारतीय शूरवीरों की। पाकिस्तान सरहद पार बैठकर तमाम आतंकी साजिशें बनाता है, लेकिन उसकी हर साजिश या तो सरहद पर ही दम तोड़ देती है या एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान दफन कर दी जाती है। ये जानकर आपको देश के सैनिकों पर नाज होगा कि जब वो आतंकवादियों से निपटने के लिए कश्मीर की वादियों में उतरते हैं तो उससे पहले फौलाद फैक्ट्री का रुख करते हैं। ये वो फौलाद फैक्ट्री है जहां आने वाला हर सैनिक आतंकवाद की हर चुनौती से बाहुबली की तरह निपटता है। न्यूज़ 18 की इस खास रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं कि एलओसी से लेकर जम्मू कश्मीर के पहाड़ों तक और घरों से लेकर जंगलों तक छिपने वाले आतंकियों को खत्म करने का ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया है। हर गोली पर आतंकी का नाम, सेना शेर, आतंकी ढेर। आतंक के खिलाफ बिग बैटल। एक गोली एक आतंकी। भारतीय सेना सरहद पर पाकिस्तान के आतंकियों की घुसपैठ की कमर कैसे तोड़ रही है, इसको जानने के लिए आपको चलना होगा भारतीय सेना के स्पेशल ऑपरेशन पे। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें चारों तरफ से गोलीबारी होती है, घरों से, बंकर से, पहाड़ों से, लेकिन एक भी गोली भारतीय सेना को छू नहीं पाती, जिसकी वजह है कि भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ अजय रहने वाला मिशन चला रही है। भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ सबसे हाईटेक ऑपरेशन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग शुरू की है। कश्मीर में आतंकी घुसपैठ और आतंकियों के खिलाफ कई तरह के ऑपरेशन में जवानों को भेजने से पहले श्रीनगर के 15 कोर बैटल स्कूल में ट्रेन किया जाता है। सेना के जवानों की मुश्किल ट्रेनिंग की ये 3 तस्वीरें देखिए। पहाड़ियों पर आतंकियों से मुकाबला, घर में छिपे आतंकियों को सरेंडर करवाना और इलाके में छिपे आतंकियों की तलाश। पहाड़ों से लेकर घरों तक आतंकी घटनाओं को हर स्तर पर रोकने के लिए खास तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के कई दौर चलते हैं। यह रेंज CICT इलाके को देखते हुए बनाया गया है। इस रेंज पर एक कैट फायर करता है, जिसमें 10 जवान होते हैं। हर एक जवान बड्डी फेर में फायर करता है। इस रेंज के ऊपर 3 पोजीशनों से फायर किया जाता है: स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और लेइंग पोजीशन। हर एक पोजीशन से फायरर 2 राउंड फायर करता है। यह रेंज उस स्थिति को जाहिर करती है जब टेररिस्ट बिल्डअप एरिया में छुपा होता है और हमारी सिक्योरिटी फोर्स बनावटी और कुदरती आड़ का इस्तेमाल करते हुए टेररिस्ट के नजदीक पहुंचती है और उसे बर्बाद करती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सबसे ज्यादा ऑपरेशन पहाड़ों और जंगलों में ही होते हैं, इसलिए सेना के 15 कोर बैटल स्कूल के जाबाजों के लिए ऐसे हालात तैयार किए गए हैं जहां पहाड़ों पर आतंकियों का ग्रुप फायरिंग की पोजीशन में है। ऐसे इलाकों में हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड नहीं कर पाता, लेकिन जमीन पर लेटकर अपने टारगेट पर फायरिंग करनी होती है। फायरिंग करते समय रेंगते हुए आगे बढ़ना होता है ताकि आतंकियों के ग्रुप का कोई भी साथी जिंदा वापस न जा सके। सेना के कॉर्प्स बैटल स्कूल में सैनिकों और अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ हो तो पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे देना है। इस योजना में सैनिक अपनी सुरक्षा और आतंकियों को ढेर करने का पूरा प्लान आंखों के इशारे पर करते हैं। करगिल युद्ध से लेकर कश्मीर के चप्पे चप्पे में छिपे आतंकियों को ढूंढकर मारने की चुनौती की हर तस्वीर आपको यहां नजर आएगी। एयर स्ट्राइक में खड़ी पहाड़ी को कैसे पार किया और पाकिस्तान की आर्मी को कैसे धूल चटाई, यह बात हर किसी को पता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ने पर खड़ी पहाड़ी को पार करना हो तो वो कैसे की जाती है,
और अपने दुश्मनों का सामना कैसे किया जाता है, यह जवानों को यहाँ सिखाया जाता है। कोर बैटल स्कूल में 2 तरह के ट्रेनिंग कोर्स ऑपरेशनल तरीके से कराए जाते हैं। एक ऑपरेशनल कोर्स लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात होने वाले सैनिकों के लिए होता है। दूसरा कोर्स उन जाबाजों के लिए होता है जिन्हें कश्मीर घाटी में ऐसी जगहों पर तैनात किया जाता है जहां अलग अलग तरीके से होने वाली आतंकी घुसपैठ की चुनौती का सामना करना पड़ता है। हम ट्रेनिंग्स को जो भी ट्रेनिंग देते हैं वो इस प्रकार से है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के बारे में इन डिटेल में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा गांव या बेल्ट अप एरिया के अंदर अचानक से कंटीजेंसी रेज होती है। रेज हुई कंटीजेंसी के ऊपर किस तरीके से काबू पाया जाता है उसके बारे में इन डिटेल में प्रैक्टिस और जानकारी दी जाती है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान रूल ऑफ एंगेजमेंट के बारे में इन डिटेल में प्रैक्टिकली यहाँ पर जानकारी दी जाती है। कोर बैटल स्कूल में आतंकवाद के खिलाफ स्पेशल ट्रेनिंग में सबसे पहले यह तय किया जाता है कि दुश्मन अगर किसी खास घर में छिपा है तो उसे कैसे बाहर निकाला जाए। इसके लिए उस घर को चारों ओर से घेर लिया जाता है जहां आतंकियों का ग्रुप छिपा होता है। इसके बाद आतंकियों को सरेंडर के लिए ऐलान किया जाता है। मेजर साहब डीएसपी साहब अगर ये सरेंडर कार्य कम से कम कार्रवाई करना सरकारी नौकरी दिन पाई गई खानदार करना। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब वो किसी घर में छिप जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो लोगों को बंधक बना लेते हैं। भारतीय सेना को इन आतंकियों के चंगुल से बंधकों को छुड़ाना और आतंकियों को ढेर करना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन भारतीय सेना के जाबाज अच्छी ट्रेनिंग के चलते इस आसानी से अंजाम दे देते हैं। जब आतंकियों को यह लगता है कि वो अब किसी भी सूरत में बच नहीं सकते और सेना के जवान उन पर गोली नहीं चलाएंगे तो वो एक एक करके घर से बाहर आने लगते हैं। इसके बाद सेना के जवान आतंकियों को गिरफ्तार करके घर में बंधक बनाए गए लोगों को आसानी से छुड़ा लेते हैं। हर ऑपरेशन को इतनी हिम्मत और होशियारी से अंजाम दिया जाता है कि आतंकी न तो सैनिकों की चाल समझ पाते हैं और न ही उनके इरादे। एक कम्बाट एक्शन टीम और जहां सेना की छोटी टुकड़ी के ऊपर आधारित है, जिसको कि आप इन फोटोग्राफ के द्वारा बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट क्रॉस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जिसके द्वारा हर ट्रेनेज का अपर बॉडी और लोअर बॉडी एंगेज रहता है, जिससे द्वारा उनका फिजिकल फिटनेस बरकरार रहे। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान यूं तो भारतीय जवान अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, लेकिन अक्सर जवानों का मकसद होता है कि सिर्फ एक ही गोली में दुश्मन को ढेर कर दिया जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी बेगुनाह की जान न जाए और सेना का मिशन भी पूरा हो जाए। सेना के कोर बैटल स्कूल में आतंकवाद से जुड़ी हर स्थिति से निपटने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा तकनीकी चीजें समझाने के लिए क्लासेस चलाई जाती हैं। एलओसी पर जाने वालों को 14 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। घाटी में तैनात होने वालों को 28 दिन की ट्रेनिंग मिलती है। सेना को रेंगते हुए दुश्मन तक पहुंचने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। रस्सी के सहारे पहाड़ों को पार कर जाने की ट्रेनिंग और गोलाबारी के बीच आगे बढ़ते रहने का प्रशिक्षण मिलता है। इसके अलावा आईईडी से जुड़ी विशेष क्लास भी चलाई जाती है और विस्फोटक पहचानने और डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन तमाम स्पेशल ट्रेनिंग के बाद कश्मीर में तैनात होने वाले जवान आतंकवादियों का काल बनते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ग्लेशियर जैसे इलाके में तैनात है। इन इलाकों में ऑपरेट करते हुए हमारी सेना को दुश्मन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर के अलावा भी चंद एक मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर और नदी नाले। इन मुश्किलातों को दूर करने के लिए भारतीय सेना को माउंटेनरी इक्विपमेंट दिया गया है। माउंटेनरी इक्विपमेंट की मदद से हम इन मुश्किलातों को आसानी से दूर कर सकते हैं। देश का एक एक कमांडो जब आतंकवाद के खिलाफ उतरता है तो वो दिन रात की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अपने ऑपरेशन को 100% कामयाब बनाने के इरादे से आता है। जाबाजों का हौसला और जमीन से लेकर पहाड़ों तक स्पेशल ट्रेनिंग उन्हें फौलादी इरादों वाला बाहुबली बनाती है। सेना के कॉप्स बैटल स्कूल की ट्रेनिंग के बाद हर जवान सिर्फ आतंकियों का काल नहीं बल्कि आतंकियों से बचाने वाला मसीहा भी बनता है।